कुमार जी, सुनील जी को आप सुन रहे थे। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल एक बार फिर से आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़े हुए हैं, जो जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज का दिन बहुत खास, जैसा प्रशांत टंडन जी पहले बता चुके हैं, और खास इसलिए क्योंकि एक तरफ संसद का बजट सत्र या मानसून सेशन जो है वो समाप्त हुआ है। हालांकि समाप्त होना था 12 तारीख को, लेकिन उससे पहले 3 दिन पहले आज समाप्त कर दिया गया। और उसी संसद में जो कुछ हुआ उसकी बानगी प्रशांत जी बता चुके हैं, विजुअल आप लोग देख चुके हैं। और उसके बाद बाहर अब सड़क पे जो कुछ शुरू होने जा रहा है उसमें एक तमगा और यह है कि मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, जिनके बारे में सुनील शुक्ला जी अभी बता रहे थे। लेकिन इन सब के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी से मिलना क्यों चाहते हैं लोग। आज मनु भाकर आई थी राहुल गांधी से मिलने, संसद के अंदर आई थी मिलने के लिए, मिठाई के डब्बे और मिठाई का आदान प्रदान भी हुआ और राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की। राहुल गांधी से कल 3 अलग अलग दलों ने मुलाकात की थी, आपने देखा था, जिसमें एक जो राइट टू फूड वाले हैं, जियाद्रेज से लेकर अरुणा राय तक तमाम लोग, लेकिन वो सदन के अंदर, संसद के अंदर नहीं आ पाए, परिसर के अंदर नहीं आ पाए, बल्कि उनसे मिलना पड़ा राहुल गांधी को रिसेप्शन पे बाहर जाकर। और ऐसे ही सफाई कर्मी भी आए थे, मैला ढोने वाले खासकर, और ऐसे लोग जो हैं वो राहुल गांधी तक पहुंच पाए। तो और एक और दल आया हुआ था जो मछुआरों का दल था, वो भी राहुल गांधी तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए राहुल गांधी को उनसे भी मिलने के लिए रिसेप्शन पे आना पड़ा। सबसे बड़ी बात कि आखिर राहुल गांधी से लोग क्यों मिलना चाहते हैं। और दूसरी एक और तस्वीर थी, मैं कहूंगा कि इन तस्वीरों को धीरे धीरे स्क्रीन पर ले आई। दूसरी तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण थी कि आज ये देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी बैठे हुए हैं। यह तस्वीर भी आप सबके सामने है। और सदन के समापन के बाद यह मुलाकात भी यहां हुई है। तो ये सारी मुलाकातें आप सब तक, ये मनु भाकर देखिए, ये मिठाई, और मनु भाकर अपने परिवार के साथ आई हैं, माता पिता के साथ में। और आप जानते हैं कि एक नहीं बल्कि 2-2 मेडल लेकर आई हैं मनु भाकर। तो ये सब तस्वीरें आज की हैं, और इन तस्वीरों के साथ साथ जो तस्वीर अब आने वाले समय में दिखाई देगी वो सड़क की तस्वीरें होंगी। इसलिए क्योंकि चुनाव का वक्त अब फिर से आ चुका है, और एक नहीं बल्कि 4 राज्यों के चुनाव हैं। आज ही जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें बताया जा रहा है कि बहुत जल्द हम चुनाव करवाने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, और चुनाव झारखंड में होना है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। झारखंड में भी आज चूंकि वहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, तो वहां भी वो रंग दिखाई दिया, आदिवासी रंग में रंगे हुए तमाम नेता दिखाई दिए। तो अलग अलग तस्वीरें यहां आप तक हम रखना चाहते थे, लेकिन इन तस्वीरों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचा रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, और वो बात थी कि जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं, उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी। ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। और एक आपने सुन लिया, जया बच्चन ने जो कहा, उन्होंने कहा कि माफी से कम कुछ नहीं चाहिए, यानी कि माफी मांगे। जो बात उन्होंने कही है जगदीप धनखड़ साहब ने, सभापति ने, उसको माफ तभी कर सकते हैं जब वो माफी मांगे। हालांकि संसद का सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है। एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं, एक बाइट सुनाना चाहता हूं। और जब राज्यसभा से बाहर निकले कांग्रेस के भी नेता, वॉकआउट हो गया था, तो प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, उपनेता हैं, उपनेता प्रतिपक्ष के हैं, वो हैं, और उन्होंने जो बातें कही मीडिया के सामने, जरा उसको ले आइए, वो सुन लेते हैं, फिर सीधे चलेंगे। अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमलेंदु जी भी हैं, प्रेम कुमार, अमलेंदु जी नहीं, आज दीपक जी हैं, और प्रेम कुमार जी हैं। आप सबके बीच आता हूं, प्रशांत टंडन जी के पास भी आता हूं। जरा पहले सुनिए प्रमोद तिवारी को। आज की घटना, इसके 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री घनश्याम तिवारी जी ने माननीय नेता विरोधी दल के लिए जिन शब्दों को चयन किया, ना तो वो भाषा अच्छी थी, ना भंगिमा अच्छी थी, ना टोन अच्छी थी। वो अपमानजनक, अशिष्ट और पूरी तरीके से अस्वीकार्य थे, जिसके लिए माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से, हम लोगों की तरफ से एक विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी गई थी। आज जानना चाहा विपक्ष ने
कि उस पर क्या निर्णय हुआ है। अभी निर्णय आया या नहीं, अगर लिखित है तो उसका जवाब लिखित आना चाहिए, क्योंकि सदन आज या सोमवार को स्थगित होना था और यह आश्वासन था कि जल्दी आ जाएगा, परंतु ये कहा गया था कि सदन के बाहर चैम्बर में श्री तिवारी ने ये कहा था कि मैं जो कुछ गलत हुआ है मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार हूं। मेरी भाषा में या मेरी तो उसी को अनुरोध किया गया कि जो बात उन्होंने वहां कही है सदन के बाहर, चूंकि उन्होंने पहले सदन के अंदर कही थी तो सदन में कह दें, वो सदन की संपत्ति बन जाए, सबकी जानकारी में आ जाए। यही बात नेता विरोधी दल कह रहे थे, यही बात सारे दल के लोग कह रहे थे। तो यहां पर क्या कुछ चल रहा था सदन के अंदर, और जगदीप धनखड़ हो या ओम बिरला हो, दोनों का जो रवैया था, सदन पे आप बैठे हैं, वहां किसी पार्टी विशेष से आप जुड़े हुए नहीं रहते हैं। आसंदी पर जब आप होते हैं सभापति और अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर, लेकिन यहां दोनों का रवैया कुछ और दिखाई दिया पूरे संसद सत्र में, और खासकर बजट सत्र में, और इससे पहले वाले सत्र में भी आपने देखा। जल्दी से आना चाहता हूं पहले अनिल सिन्हा जी, आपके पास क्या कुछ यहां से आपको दिखाई देता है। एक तरफ अब सड़क की लड़ाई शुरू होने जा रही है, अब बहुत कुछ दिखाई देगा, लेकिन अभी जो बीता है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये इससे तो जाहिर हो गया क्या कि वो जो तो सत्ता पक्ष वही चलाना चाहता है जैसा 10 साल चलाया है उसने, और जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशन में ही चेयर आता है, जो सभापति का पद है और ये जो लोकसभा में अध्यक्ष का पद है, ये दोनों पद ये संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो उन संस्थाओं का अवमूल्यन उन्होंने जिस तरह से कर रखा था वही एक्सटेंड करना चाहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है अब कि अब इसको विपक्ष स्वीकार नहीं करने वाला है, और वो स्वीकार नहीं करने वाला आज जिस तरह से रिएक्ट की जया बच्चन ने उनके बारे में, मतलब धनखड़ के बारे में, और माफी से नीचे नहीं जाना है ये उन्होंने कहा है। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात कही, जो पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि उन्होंने कहा क्या कि जो एलओपी तय करेंगे वो हम लोग करेंगे, मतलब प्रोग्राम हम लोग नहीं तय करेंगे, हम लोग यूनाइटेडली तय करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर मान लिया घटना के डिटेल में जाते हैं और उसका जो कानूनी पक्ष और संवैधानिक पक्ष ये सब में जाते हैं तो इससे बात नहीं बनती है। ये एक पॉलिटिकल फाइट है, और ये पॉलिटिकल फाइट में चेयर और इन लोगों ने जो संवैधानिक जो उनको दायित्व निभाना था वो उन्होंने छोड़ दिया है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे यहाँ हो, ये बार बार उजागर हो रहा है। और ये तो उनकी जो जगदीप साहब की है, उनका तो आप गवर्नर के रूप में भी बैकग्राउंड देख चुके हैं। बाद में उन्होंने इन लोगों के निकलने के बाद जो स्टेटमेंट दिया है वो भी बहुत आपत्तिजनक है। उन्होंने मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने इनको डिस्टेबलाइज करने वाला ये सब कहा है। तो विपक्ष के बारे में, मतलब जो सत्ता पक्ष के सांसद को या मंत्री को कहना था वो अभी चेयर से आ रहा है, तो लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब ये है क्या कि जब चेयर मतलब ये लोग सांसदों का, विपक्ष को ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो इसको स्ट्रीट का मसला बनाएगा ही। और स्ट्रीट का मसला बनाने का मतलब ये है कि आपने उनको जाते जाते, मतलब चेयर ने ही जाते जाते ये मुद्दा उनके हाथ में थमा दिया है। उनको अब ये मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही एक ऐसा मुद्दा थमा दिया है जिसमें विपक्ष का अपमान भी है, संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन भी है, साथ में महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है ये भी मामला उठता है। तो कई तरह के जो इश्यूज हैं, सोशल पॉलिटिकल सब इश्यूज आ जाते हैं। विपक्ष के हक का सवाल है, और आपके मतलब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो दायित्व है उसका सवाल है। तो सारा क्वेश्चनेबल, मतलब सारा सवालों के घेरे में आ गया, और ये अब उनको मौका दिया। और आपने जैसा बताया कि अभी फिजा जो है उसमें बदलाव आ रहा है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर और सोशल एटमॉस्फेयर दोनों बदल रहा है। ये आपने मनु भाकर की जो दिखाया कि वो जो है वो इनसे मिलने आया, वो पहले सोनिया गांधी से मिलने गई थी आने के बाद दिल्ली, और संसद में मिली है।
तो इसका मतलब ये है कि जो लोग देख रहे हैं, मतलब ये है सम्मान के साथ, ये जो उन्होंने अर्जित किया है, ये पद के साथ नहीं अर्जित किया है, ये जो लोगों के दिल में उन्होंने सम्मान अर्जित किया है, राहुल गांधी उसका है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के लिए कि आपका सम्मान कितना है, आप किस पद पर हैं, सांसद हैं या नहीं, विपक्ष के नेता हैं, ये मैटर नहीं करता है। आपकी जगह लोगों के दिल में कितनी है, और मुझको लग रहा है कि ये भी है। तो ये जो स्ट्रीट की फाइट होगी उसमें ये बहुत बड़ा रोल, मतलब ये जो बदली हुई छवि है राहुल गांधी की, और जो जिस तरह से उनके प्रति लोगों का मतलब विश्वास और सम्मान बढ़ रहा है, वो भी एक भूमिका निभाएगा। तो हमको लग रहा है बहुत लूजिंग ट्रैक पे है सत्ता पक्ष, लेकिन उस एरोगेंस और जो अपनी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में साफ सब जरा उस वीडियो को ले आइए जिसपे हम अभी राहुल गांधी मनु भाकर, ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और यही तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। राहुल गांधी बुके से स्वागत करते हैं, फिर मिठाई खिलाते हैं, और आखिर क्या कारण है कि मनु भाकर आकर सबसे पहली मुलाकात उनकी सोनिया गांधी से होती है, इसके बाद वो उधर हुड्डा से मिलते हैं, और उसके बाद आज मिलते हैं राहुल गांधी से। इनका पूरा परिवार मुलाकात, और ये संसद के अंदर मुलाकात होती है, और यहां बुके और मिठाइयों के साथ स्वागत करते हैं राहुल गांधी। एक अलग तस्वीर इसी संसद भवन की ये तस्वीर है, और इसी संसद भवन के अंदर जहां कार्रवाई रहती है, जहां तमाम सांसद बैठते हैं और देश के कानून और बाकी तमाम चीजों पर, मसलों पर बातचीत होती है, वहीं पर आखिर क्या कारण है कि इतनी नोकझोंक होती है, इतनी परेशानी उत्पन्न हो जाती है, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच जरा एक बार जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी के पास। प्रशांत जी, सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चलाने की कोशिश होती रही। संसद का ये बजट सत्र, बजट आ गया, बजट में भी बहुत सारी बातें रहीं, और चूंकि आज ये सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन ये सत्र समाप्त होते होते बहुत सारे सवालों के साथ, सवालों को छोड़कर समाप्त हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी बात की जया बच्चन ने जो कहा है उसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, एक सवाल ये। दूसरा सवाल जो है, इसके बाद अगर हम संसद इधर आए लोकसभा में, तो कल राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि मेरे पास आने नहीं देना चाहते हैं, मुझसे मिलना लोग चाहते हैं और सदन के अंदर आने नहीं दिया जाता है। यानी आसंदी दोनों तरफ आप देखिए तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में दोनों आसंदी है, दोनों चेयर है। क्या लोकतंत्र में अगर ये दोनों चेयर, जहां सबसे बड़े पुजारी, अगर उस मंदिर को, उसको मंदिर कहें तो सबसे बड़ा जो पुजारी है, शंकराचार्य कह लें तो वही है, और वही अगर यहां पर इस ढंग की बात करेंगे, वही अगर अपना जो पॉलिटिकल उनका जो बैकग्राउंड रहा है उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो कैसे देश चलेगा, कैसे लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे आप? जी देखिए राजीव जी, सत्ताधारी दल का ही पीठासीन अधिकारी होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लेकिन एक बार वो जब आसन में बैठ जाता है तो उस आसन की मर्यादा रखते हैं लोग। आप पिछले किसी भी स्पीकर या सभापति का आचरण आप देख लें, सभी सत्ताधारी दलों के से आते हैं, और सभी ने, इंक्लूडिंग मैं वेंकैया नायडू की बात भी करूंगा, आपको वेंकैया नायडू के कार्यकाल के ऐसा कोई अवसर नहीं दिखाई देगा जैसा आजकल दिखाई देता है। तो ये कोई राजनीतिक होड़ है, ये जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि मोर लॉयल देन द किंग, कि कहीं ना कहीं आपको नंबर बनाने हैं वहां चेयर पे बैठकर। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उस कुर्सी पर बैठकर आप नंबर किससे बना रहे हैं? भारत के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर है, विधायिका, सरकार और न्यायालय के बीच में, न्यायपालिका के बीच में। तो आप राज्य के एक विंग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, आपको नंबर किससे बनाने? प्रधानमंत्री को नंबर किससे बनाने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नंबर किससे बनाने हैं? तो ये जो होड़ लग गई है ओम बिरला और जगदीप धनखड़ में कि उनको नंबर बनाने हैं, ऐसा लगता है कि लगातार आप लोकसभा में देख लें, आप राज्यसभा में देख लें, कि जैसे विपक्ष का कोई सांसद खड़ा होता है,
वो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा सीनियर हो या संजना जाटव जैसा पहली बार का आया हुआ सांसद हो। आज संजना जाटव का माइक ही बंद कर दिया गया जी। और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत महत्वपूर्ण बात रख रही थी, जो SC/ST के रिजर्वेशन पे क्रीमी लेयर का फैसला आया है, माइक बंद हो गया उनका। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लगातार उनका जो आचरण है जगदीप धनखड़ का, वो बहुत आपत्तिजनक है। मतलब उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस देश के सबसे सीनियर 2-4 जो पॉलिटिशियन होंगे उनमें है। उनसे सीनियर तो इस पार्लियामेंट में कोई नहीं है। 50 साल का संसदीय अनुभव है। नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कर्नाटका में रहे, कर्नाटका में मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। एक लंबा अनुभव है। और कहां से वो एक दलित परिवार में जन्म लेकर, एक संघर्ष लेकर यहां तक पहुंचे हैं। हमको लगता है कि कई बार देखने में ऐसा लगता है कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी कारण बनता है, उनके ऊपर इस तरीके के तंज किए जाते हैं। चाहे वो घनश्याम तिवारी ने किया हो, चाहे वो सभापति की तरफ से आता हो, एक बायस उनके प्रति दिखता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक लोकतंत्र में अगर इस प्रकार का बायस, इस तरीके का आचरण अगर देखने को मिल रहा है और लगातार देखने को मिल रहा है, आप कोई सभापति कैसे कह सकता है कि आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? जो व्यक्ति 50 साल से संवैधानिक पदों पर है जी, वो अराजकता फैलाना चाहता है इस देश में। तो अगर विपक्ष ने ये तय किया है, और जय बच्चन ने आज इनको आईना दिखा दिया, भरी सभा में इनको कह दिया कि आपका आचरण दुरुस्त नहीं है। हम कलाकार हैं, हमको मालूम है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, और आपका आचरण ठीक नहीं है, कि मुंह पे कह दिया। देखिए, पद की गरिमा को रखना, बरकरार रखना उस व्यक्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो उस पद पे बैठा हुआ है। इज्जत उसको मिलनी चाहिए कि जब आप इज्जत वाला काम करें। केवल कुर्सी की इज्जत नहीं होती है, कुर्सी में बैठे व्यक्ति का आचरण भी कुर्सी के मुताबिक होना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जगदीप धनखड़ जी का आचरण वैसा नहीं दिखाई देता है। अब अगर अर्थमेटिक की बात करें, जय बच्चन ने कह दिया माफी मांगे, अपोजिशन ने कहा कि इनके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे या महाभियोग लाएंगे। तो अपोजिशन यानी जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं वो बहुमत में है राज्यसभा में, मुश्किल में पड़ जाएंगे धनखड़ जी। बीजेपी वहां पे 110 MP है, 109 MP है बीजेपी के, 101 हैं। बीजेपी खुद 86 है, 101 टोटल है उनके साथी सहयोगी मिलके। हाँ, 109 तब हो जाएंगे जब ये उपचुनाव होने वाले, जो सितंबर में रिजल्ट आएगा जी, तब भी 109 ही होंगे। तो आप सोचिए कि जब आप मेजॉरिटी में नहीं है और आप इस तरीके का आचरण अगर करेंगे खुले आप, तो कितनी भद्द पिटेगी। वो पास हो बिल न पास हो, प्रस्ताव का आना ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है किसी के लिए भी। तो जगदीप धनखड़ जी, और दूसरा जो जिस तरीके से कल उन्होंने किया कि विनेश फोगाट के मुद्दे को आने नहीं दिया आगे संसद में, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, पूरा देश उस पर चिंतित है जी। और उसके खिलाफ सरकार जो है वो हरीश साल्वे जा रहे हैं मुकदमा करने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में, IOC में। उसके मामले को अगर आप संसद में नहीं बोलने देंगे तो इस देश की जनता आपके खिलाफ एक बहुत ही नकारात्मक छवि बनाएगी। और अगर इसको बीजेपी चुनाव के मुद्दे के हिसाब से देख रही है तो चुनाव में भी महंगा पड़ेगा। तो जगदीप धनखड़ जो संसदीय जिम्मेदारी उसको भी नहीं ठीक से निभा रहे हैं, और अगर वो बीजेपी के प्रति अभी भी वफादारी निभा रहे हैं
तो बीजेपी के प्रति भी वो उनका जो क्रियाकलाप है वो नुकसानदेह ज्यादा है। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं दोस्तों आज की जो बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी चर्चा खूब होनी चाहिए और जिसकी चर्चा हम कर भी रहे हैं। एक सुबह सुबह एक तस्वीर सामने आई जिसमें मनीष सिसोदिया को 17 महीने की जेल के बाद जमानत मिल गई और जब जमानत मिली है तो उस जमानत में जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों का रवैया जो हो गया है वो ये हो गया है कि जमानत की याचिका आए तो उसको रोक लो। ये साफ साफ आज कहा गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, यानी कि जमानत नियमतः आपको देना चाहिए और जेल जो है वो अपवाद स्वरूप आपको भेजना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। एक बात ये, एक तस्वीर ये है। दूसरी तस्वीर है जया बच्चन की। जया बच्चन ने जो बात कही, जो साथी बाद में आए हैं, जरा सदन के अंदर जो कुछ हुआ, हालांकि आज से नहीं चल रहा है, ये 24 जुलाई से चल रहा है। 24 जुलाई, फिर 2 अगस्त, फिर 4 अगस्त, फिर आज 9 अगस्त। 9 अगस्त की जया बच्चन की 2 तस्वीरें और एक्चुअली जया बच्चन को प्रोवोक किया जा रहा है। टोन, उन्होंने कहा कि मैं खुद कलाकार हूं और मुझे पता है, बॉडी लैंग्वेज मुझे पता है कि क्या कुछ होता है। जरा सुन लेते हैं पहले सदन के अंदर। एक तो तस्वीर आपने, तीसरी तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी आप देख रहे थे, वो तस्वीर है राहुल गांधी के पास आती हैं मनु भाकर मिलने के लिए। ये तीनों तस्वीर क्यों इस लोकतंत्र के हिसाब से महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे। प्रेम कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक जी बने हुए हैं, इन दोनों के पास भी आऊंगा। पहले जया बच्चन को सुनिए आप। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you earned a great reputation. तो ये जया बच्चन, जया अमिताभ बच्चन, और बात यहीं से शुरू हुई थी और आज यहां तक पहुंच गई। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ जिसमें फाइनली जया बच्चन बाहर जब निकली हैं तो उन्होंने कहा कि माफी से नीचे कुछ नहीं। प्रेम कुमार जी, आवाज आ रही होगी हमारी आप तक। प्रेम कुमार जी जरा, शायद प्रेम कुमार जी सुन रहे हैं, हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही है। जी प्रेम कुमार जी, जो कुछ है, और यहां से चूंकि आज संसद का सत्र खत्म हो गया इसलिए इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। क्या कुछ आप देखते हैं जो हुआ सदन के अंदर आज और जो अभी तक होता आया है? 2 सत्र हो गए, एक विशेष सत्र जिसमें हमने देखा जैसी सरकार बनी 18वीं लोकसभा की, उस विशेष सत्र को भी हमने देखा, राहुल गांधी ने भाषण दिया, उस पर बवाल मचाया गया, और यहां भी उसके बाद भी जो कुछ हुआ उसको भी हमने देखा। यहां भी राहुल गांधी ने भाषण दिया, उस पर भी बवाल हुआ। राहुल बोलने खड़ा होते हैं, बवाल मचता है, लेकिन इधर राज्यसभा में भी बहुत कुछ हो रहा है। क्या कहेंगे आप? हम ये देखते आए हैं, बोलते आए हैं कि आवाज संसद में गूंज है, लेकिन अब इस सत्र के समाप्त होते होते ऐसा लगता है संसद की जो है सड़क पर गूंजेगी। राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आसन पर जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, ये इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। आपने अभी जया बच्चन की बात दिखाई, नहीं, आप इस तरीके से जया बच्चन को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ कहा कि हम सम्मान के साथ बोलना चाहते हैं कि आपका टोन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब टोन एक्सेप्टेबल नहीं, उसके बाद अगली पंक्ति बोलने नहीं देते हैं।
और कहते हैं बैठ जाइए बैठ जाइए, और बाद में और भी बाइट है उनकी, वो कहते हैं कि आप सम्मानित नहीं है लेकिन हम आपकी परवाह नहीं करते। तो अरे आप सम्मानित हो सकती हैं क्या, सम्मानित हैं और आप परवाह नहीं करते। आप बैठे किस लिए ऐसे चेयर पर, आप परवाह करने के लिए बैठे हैं। तो ये जो बात उठी है, चेयर ने एक दिन पहले भी चेयर छोड़ करके वो चले गए। क्यों? क्योंकि विनेश फोगाट पर बात हो रही थी। विनेश फोगाट जाट समुदाय से आती हैं, खुद धनखड़ जी अपने जाट समुदाय का बताते हैं और कहते हैं कि धनखड़ जी के, आपको याद होगा तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने मिमिक्री कर दी थी, तो उन्होंने कहा था कि जाट समुदाय का अपमान हो गया, अपने आप को जैसे जाट समुदाय का प्रतिनिधि बताते हैं वो। और उसके बाद विनेश फोगाट पर जब बात आती है तो ऐसा लगता है जैसे जनता उनको देख लेगी, विनेश फोगाट पर चर्चा वो नहीं होने दे रहे हैं। इससे बचने के लिए वो चेयर छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो उस आसन पर बैठ करके जो व्यवहार है, ऐसा तो बीजेपी के सांसद का व्यवहार नहीं होगा। जिस तरह से वो राजनीतिक रूप से व्यवहार कर रहे हैं, ये बिल्कुल डिग्निटी खत्म कर रहे हैं। इस फिर सदन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उच्च सदन में जब आप एलओपी की भी प्रतिष्ठा रहने नहीं दे रहे हैं। बहुत सही आपने दिखाया था, प्रमोद तिवारी की बाइट दिखलाई थी कि जब हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया लिखित में, तो हमें आंसर लिखित में चाहिए। तो इसके बजाय जब सबने सवाल उठाया कि आप क्यों नहीं उस बात को ला रहे हैं, तो कहते हैं आसन की ओर से जवाब दिया जाता है कि हमने दोनों को बुलाया था, बात की थी। घनश्याम तिवारी ने कहा कि हम माफी मांगने को तैयार हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि उनकी भाषा में कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई दिक्कत है। ये सब वो अपने मन से कह रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, आप विशेषाधिकार हनन के नोटिस को भी ध्यान में नहीं रखेंगे तो किस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं? फिर राज्यसभा होती किस लिए है? ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, इससे स्विच ओवर करते हैं। दूसरी तस्वीर जो आपने चर्चा की, मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि निचली अदालतें क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें ये बताती हैं कि पॉलिटिकली विपक्ष के नेताओं को ग्रिल करके लंबे समय तक जेल में डालने की जो रणनीति बनी है, और जिसमें मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है, जिसमें उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है, उनको जेल जाना पड़ता है, लंबे समय तक जाना पड़ता है। तो ये सब क्या बिना ट्रायल के आप ये सब कर देंगे क्या? ट्रायल भी नहीं करेंगे। 17 महीने 18 महीने तक ट्रायल नहीं हो रहा है और मनीष सिसोदिया को आप जेल में डालते हैं, कोई रिकवरी नहीं है, कुछ बात नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया बड़ा दिलचस्प है। वो कहती है, बीजेपी की ओर से नेता कहते हैं कि अभी तो ये जमानत पर छूटे हैं, बरी नहीं हुए हैं, इसलिए ज्यादा खुश मत होइए। अरे ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ तो बरी कैसे होंगे? आप बताइए, आप ट्रायल ही नहीं शुरू हो रहे तो बरी कैसे होंगे? तो जब आप जमानत पर छूट रहे हैं और आप ट्रायल तक नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम एक सभ्यता तो होनी चाहिए कि 17-18 महीने तक आप बिना वजह जेल में रहे। आपके छूटने पर हम आपको शुभकामना रखते हैं, और ये ट्रायल जब होगा तब सबकी बात होगी, लेकिन ये सुकून की बात है, ये तो सामान्य संवाद होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी इसमें खुश मत होइए, अभी बरी होना बाकी है। अगर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं विपक्ष में हो और जो सत्ता पक्ष उनके नेताओं को अंदर करने लगे और इस तरह की बात होने लगे, रिवेंज में बात चली जाए, तब क्या होगा? क्या आपको याद है संजय सिंह ने बयान दिया था जेल से छूटने के बाद कि हम जब पुलिस को भेजने लगेंगे, थाना एसएचओ जाएगा और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अंदर करने के लिए, तब क्या करेंगे आप? इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। क्या किसी को भी डाल देंगे जेल में और उसके बाद बिना ट्रायल के जेल में रखेंगे? ये बड़ा सवाल उठा है। ये पूरा जो अपोजिशन एक बात लंबे समय से कहता रहा है कि अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, तो वो बातें अब प्रूव होती दिख रही हैं। ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है। उसके बाद आपने सही बात कही कि अब विधानसभा चुनाव आने हैं तो सड़क की लड़ाई जो है अब आगे तेज होगी। गुजरात में कांग्रेस न्याय यात्रा लेकर निकल चुकी है
हालांकि गुजरात में इलेक्शन नहीं होना है, लेकिन गुजरात के बारे में आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि हम गुजरात जीत के दिखाएंगे, तो उसकी तैयारी उस हिसाब से अभी से शुरू है। लेकिन महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा और झारखंड में जो चुनाव होने हैं उसके लिए ये सारे मुद्दे महत्वपूर्ण है। जो अपोजिशन, अग्निवीर, जातीय जनगणना, ये सारे मुद्दे, जब जातीय जनगणना पर बात करने नहीं दी जा रही है, आज ये भी महत्वपूर्ण फैसला आप कह सकते हैं, बात कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा अपने 80-ST नेताओं को कि हम इसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देंगे, तो इस बात को भी आप ये समझिए कि ऑपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है उसका दबाव भारतीय जनता पार्टी पर साफ साफ नजर आता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी दबाव में नजर आ रहे हैं। तो ये इसके अलावा इससे ध्यान भटकाने के लिए जो बीजेपी की रणनीति है, बांग्लादेश जैसे मुद्दे पर बात करो, हिंदू मुसलमान करो। हम जान रहे, देखिए हम एक चैनल में थे और वहां ये बात हो रही कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए क्यों नहीं ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने हिंदुओं के लिए क्यों नहीं ट्वीट किया, वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। और तब इसका देखिए जवाब क्या है, झूठ कैसे बोला जा रहा है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक होती है बांग्लादेश में की परिस्थिति पर बात करने के लिए, वहां के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बात करने के लिए, सभी समस्याओं पर बात करने के लिए सर्वदलीय बैठक होती है और उसमें प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं जी, प्रधानमंत्री ही नहीं रहते हैं उसमें। ये इनको महत्व नहीं है दिखता है। और उस बैठक में अपोजिशन सारी बात कहता है, हिंदुओं की और अल्पसंख्यकों की सबकी सुरक्षा की बात करता है और जो जरूरी स्टेप है भारत सरकार को लेने चाहिए वो लीजिए, ये कहता है। इसके बाद भी सिलेक्टिव ढंग से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ में पूरे मुख्य धारा, कथित तौर पर मुख्य धारा की जो गोदी मीडिया है वो लगा पड़ा है। तो ये इनका काम यही हो गया है कि वो कहते हैं कि सेलेक्टिव ढंग से ऑपोजिशन रिएक्ट करता है। मेरा मानना है, मैं कहता हूं कि नहीं, सेलेक्टिव ढंग से वो गोदी मीडिया अटैक करता है सेलेक्टिव ढंग से। वो केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस और अपोजिशन को अटैक करने के बहाने ढूंढता है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि हिंदू बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो हमारे बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान क्यों गश्ती कर रहे हैं, उनको आने क्यों नहीं देते? आप बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जो वहां नए बने हैं, मोहम्मद यूनुस, उसको बधाई तो दे रहे हैं ना, उनको बधाई दे रहे हैं। दोनों बातें कैसे चलेंगी? आप शेख हसीना को शरण भी देंगे, शेख हसीना के समर्थकों पर वहां हमला होगा तो आप यहाँ रोएंगे भी, और उसके बाद में यूनुस खान को आप बधाई भी देंगे। स्टैंड तो आपका क्लियर ही नहीं है। आपकी कूटनीति अगर वहां की सरकार को मान्यता देने की है तो वहां की सरकार से बात कीजिए। आप फेल्योर हुए हैं, आपका खुफिया तंत्र फेल हुआ है, वरना आप समय से पहले हस्तक्षेप करते तो आज हिंदुओं की हत्या नहीं हो रही होती। इन सब का जवाब वो नहीं देंगे। तो ये यहाँ भी ध्यान भटकाने की एक बड़ी साजिश जो है यही है। अब इसको थोड़ा अपोजिशन को और संगठित होकर के इस तरह के नैरेटिव्स का भी मुकाबला करने के लिए सामने आना पड़ेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल प्रेम कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब बांग्लादेश का जिक्र आता है तो फिर वहां जिस पार्ट को यहां डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, हिंदू और हिंदुओं की हत्या की बात हो रही है, तो वहां ये समझना होगा कि कितने मुसलमान मारे गए हैं। और अगर आग लगती है तो हर तरफ लगती है और सब कुछ वहां हो रहा है। और यहाँ लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान या अल्पसंख्यक बनाम मुसलमान वहां बांग्लादेश में है ही नहीं। बांग्लादेश की लड़ाई कुछ और थी, हिंदुस्तान में इस लड़ाई को उस हिसाब से दिखाया जा रहा है और इसलिए हम लोग उस नैरेटिव में ना फंसे। मेरी ये गुजारिश है, आपको नहीं कह रहा हूं, ओवरऑल मैं कह रहा हूं कि हम लोग इस नैरेटिव में ना फंसे कि वहां पे हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। बात हिंदुओं की नहीं है, बात वहां अंदरूनी लड़ाई जो है वो किस लिए थी
और इसलिए बांग्लादेश एक ऐसा चैप्टर है जिस पर कई बार हम चर्चा पहले कर चुके हैं, बाद में भी करेंगे। लेकिन आते हैं अब अपने देश में, और देश में भी सदन के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी एक साथ बैठे हुए नजर आए जब संसद का सत्र समाप्त हो गया। उसके बाद चाय पीते हुए, चाय पर ओम बिरला के यहां। लेकिन दूसरी तरफ जो बात जया बच्चन की चल रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। जया बच्चन जब अपनी बात और कह रही थी कि आपका टोन जो है वो ठीक नहीं है, उसके बाद जब विपक्ष सत्ता पक्ष हंगामा करना शुरू किया, शोर शराबा शुरू किया, तो आपने सुना होगा कि सभापति महोदय यानी धनखड़ साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है इनसे कैसे निपटना है। ये कहते हुए सुने गए और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, और कही कि आप एक्टर हैं, आपको डायरेक्टर के इशारे पर नाचना होता है, लेकिन मैं दूर बैठा हूं और मैं देख रहा हूं, मैं आपको भी देख रहा हूं। बहुत पता नहीं अनाप शनाप बातें वो कह रहे थे। उन बातों का जिक्र यहां करना बेकार है, समय जाया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उन चीजों को आप वीडियो में देख सकते हैं, क्या क्या कह रहे थे, कितना वहां अलग ढंग से बातें रख रहे थे जगदीप धनखड़ साहब। उस पर विपक्ष अपनी बात रख चुका है और कह रहा है कि हम उनके खिलाफ मोशन लेके आएंगे। इधर आना चाहता हूं सीधा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहां से एक साफ साफ दो तस्वीरें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, सत्ता पक्ष और जो अभी तक का रुख रहा है, उस रुख को अब विपक्ष नहीं मानेगा। यह मैसेज पिछले 2 सत्रों में, 2 संसद के सत्र, एक विशेष सत्र और इस बजट सत्र में विपक्ष देने में कामयाब हो पाया है क्या? क्या लगता है आपको कि नहीं, जिस मजबूती के साथ आप काम कर रहे थे करिए, लेकिन अगर आप यहां अत्याचार करने की कोशिश करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? यह रुख साफ साफ दिखाई देता है या नहीं विपक्ष का? जी, अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें राजीव जी, तो एक बिल्कुल इसी तरह की घटना और हुई थी लोकसभा में। याद कीजिए, जब रेणुका चौधरी के ऊपर बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और उन्होंने उसकी तुलना जो की थी शूर्पणखा की हंसी के साथ किया था। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि वो किसके लिए कहा गया था। उस समय हम केवल रेणुका चौधरी अकेली थी जिन्होंने बाहर आकर प्रेस वालों से बात की। लेकिन आप बदलाव ये देखिए कि आज पूरा का पूरा विपक्ष जो है जया भादुड़ी के साथ खड़ा था, और जया भादुड़ी ये कहती है कि अब एलओपी जो कहेंगे, हम सब मिलकर जो कदम उठाया जाएगा वो कहेंगे, और वैसा ही किया जाएगा आगे जाकर। जया बच्चन को शुरू से ही टारगेट कर रहे जगदीप धनखड़। सब लोग जानते हैं कि जया बच्चन जो है वो इसी नाम से जानी जाती हैं, लेकिन उसको एक प्रकार से इन्होंने, धनखड़ साहब ने पहली बार जब संबोधित किया 5-7 दिन पहले, तो उन्होंने जया अमिताभ बच्चन कहा, और उन्होंने क्लियर किया कि इसमें उनका कोई योगदान नहीं है, हालांकि मुझे दिक्कत नहीं है। तो जगदीप धनखड़ का ये कहना था कि आपके रिकॉर्ड में जो नाम है वही मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन होता यह है कि आपको एक सम्मानित जो सदस्य हैं उनकी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। और अब आप देखिए कि इसीलिए बहुत ही तंज कसते हुए स्वयं जया बच्चन ने कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन, उस अमिताभ को उन्होंने स्ट्रेस दिया, मतलब उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी। मेरा धनखड़ साहब से ये पूछना है कि क्या आप नरेंद्र दामोदर दास के नाम से पूरा नाम कभी पुकारेंगे आप उन्हें? ये मोदी कहने की, नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहने की आप में हिम्मत है? क्योंकि रिकॉर्ड में तो उनका यही नाम जा रहा है, इसी नाम से उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे जो मजबूत नेता हैं, लगभग सबके पिता का नाम वहां जाता है। यहाँ पर बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। साउथ इंडिया के कई लोग हैं जिनके इतने लंबे चौड़े नाम हैं, उनके नाम, उनके पिता का नाम, खानदान का नाम, गांव का नाम सब रहता है, 4-4, 5-5। क्या पूरा नाम लेते हैं? और क्यों यहां पर, जो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा, और क्यों यहां पर स्पेशली एक बाइट और दिखाना चाहता हूं जरा, हरिवंश जी की बाइट अगर ले आ सकते हैं तो शायद ये 29 तारीख या 2 तारीख की बात है। हरिवंश जी ने जब ये नाम पुकारा था, उपसभापति हैं, उन्होंने जब ये नाम पुकारा था तब यहां टोकी थी। इन्होंने कहा था कि आप जया अमिताभ बच्चन की जगह पर सिर्फ मेरा नाम बोलते तो कोई दिक्कत नहीं थी। जरा उस बाइट को ले आइए, जरा आपकी बात को ही पुष्ट करने के लिए मैं इस बाइट को लाना चाहता हूं, सुनिए जरा। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में,
और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है हम नया शुरू हुआ है, आई जस्ट तो देख रहे थे, आप सुन रहे थे दीपक जी कि ये इससे पहले भी हुआ है और इनसे पहले, ये तो सेकेंड टाइम है। पहले यही जगदीप धनखड़ साहब ने भी ऐसे ही किया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी कह के बुलाया जाएगा? जी प्लीज अपनी बात आगे रखिए। जी जी, तो इस प्रकार से जो है सही बात तो ये है कि धनखड़ साहब जिस इलाके से आते हैं वो बड़ा ही एक मजबूत पितृसत्तात्मक वहां पर व्यवस्था है, और उस व्यवस्था से बाहर जो है धनखड़ साहब नहीं निकले हैं। इसीलिए अपनी जाति के बारे में अक्सर वो बात कर लेते हैं। और अभी उन्हें 2-3 दिन पहले स्वयं के ऊपर जब थोड़ी सी टिप्पणी की गई तो वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने, मतलब इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि स्वयं सभापति जो है उन्होंने बॉयकॉट कर दिया सदन का, और वो चले गए थे अपने कक्ष में चले गए थे। तो ये बड़ा एक अजीब सा उनका रवैया है। लेकिन ऐसा जो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में राष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में अपने आप को वो डेवलप कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है। इसमें सच्चाई क्या है ये तो वही जाने। लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसी भी कोई बात हो तो कोई ऐसी महत्वाकांक्षा पालना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने माफी की बात कही तो माफी तो सदन का सत्र खत्म होने के बाद भी मांगी जा सकती है। उसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि सत्र चालू रहेगा तभी जो है धनखड़ साहब माफी मांगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। माफी एक ऐसी चीज है कि बाद में भी मांगी जा सकती है। और देखिए जगदीप धनखड़ साहब का जो व्यवहार है असंसदीय, अमर्यादित तो है ही, सामान्य जो शिष्टाचार होता है उससे भी अलग होता है। सामान्य रूप से हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, अगर किसी महिला से हमारा कुछ टच हो जाए शरीर तो हम पहले सॉरी बोल देते हैं, माफी मांग लेते हैं। ये तो बहुत ही सामान्य शिष्टाचार की बात है। जब उन्होंने ये देख लिया कि जया बच्चन को ये बात अच्छी नहीं लगी है तो उन्हें कहना चाहिए था कि ठीक है आप अपनी बात कहिए, लेकिन अपनी ओर से उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले एक महिला से माफी मांगनी चाहिए थी। ये एक सामान्य शिष्टाचार का ही तगाजा है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात आप देखिए कि उन्होंने अपने सदस्यों को बोला कि मुझे डील करना आता है, मैं कैसे इन तत्वों से निपट सकता हूं। ये उनकी भाषा जो थी वो बेहद आपत्तिजनक थी। इसका मतलब है कि वे वहां पर अपने एक पूरे के पूरे गैंग के साथ खड़े हैं, अपने समूह के साथ खड़े हैं, अपने ग्रुप के साथ खड़े हैं। और ग्रुप कौन सा है? वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का है। तो उन्हें एक प्रकार से सबसे अलग रहकर सभापति जब आप बने हैं तो आप एक निष्पक्ष रूप से और सबसे ऊपर उठ कर कीजिए। जया बच्चन ने बात बहुत सही बोली कि आप कोई विशिष्ट नहीं है, उस चेयर पर बैठे हैं तो इसलिए आप थोड़े से ऊपर हो गए हैं। देखिए एक व्यवस्था ये भी है कि जब सभापति नहीं रहता तो कोई ना कोई 3-4 नामांकित उप सभापति होते हैं। उस उप सभापति को भी वैसा ही सम्मान देते हैं सारे सदस्य। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो उप सभापति जिस भी पार्टी का हो वो अपने सदस्यों, अपने दल के सदस्यों को भी शांत कराता है, उनको भी वो एक ऑर्डर में रखने की कोशिश करता है। ये एक सामान्य शिष्टाचार है। लेकिन धनखड़ साहब जो है इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। मैं आपने बहुत सारे मुद्दे हैं आज के, इसमें मैं सब पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक जो दूसरा विषय है, आपने ये पूछा कि राहुल गांधी से ही मिलने क्यों आते हैं लोग। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि राहुल गांधी के पास लोगों को आने से रोका क्यों जा रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखिए लगातार उनको जो है राहुल गांधी ने कहा कि मेरा समय जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होने जा रहा है क्योंकि मुझे बार बार जो है बाहर आना पड़ेगा। वो ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, लेकिन जो सेक्रेटेरिएट है, जो सचिवालय है लोकसभा का, वो उन्हें रोकता है, बार बार उन लोगों को आने नहीं देता। लेकिन परंपरा ये रही है कि हमने देखी विधानसभा, हम सब ने यहाँ विधानसभा कवर किया है, हमने लोकसभा भी देखी हुई है। विपक्ष का नेता दूसरी आशा का केंद्र होता है। लोग जानते हैं कि हमारी बातों को जो है वहीं पे उठाया जाएगा। अगर हम सीधे सीधे सत्ताधारी दल के पास नहीं जा सकते तो कम से कम एक विपक्ष का नेता है जिससे हम अपनी बात कर सकते हैं। और सही बात है कि जनहित के जो मुद्दे होंगे वो लाने का काम जो है वो तो विपक्ष ही करेगा। तो वहां पर अगर एक उदार व्यवस्था रहे, एक खुलापन रहे और पूरा महत्व दिया जाए अपोजिशन लीडर को, तो कभी भी सचिवालय जो है नहीं रोकेगा, बल्कि सुविधा देता है। हर ऐसे संसद में और हर विधानसभाओं में आप देखिए उनके लिए विशेष कक्ष होते हैं, उन्हें सारी वो सुविधाएं दी जाती हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की ये जो लगातार लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उसका पिछला जब वो एलओपी नहीं बने थे तब भी हो रहा था। तो निश्चित रूप से अब वो जो विपक्ष के नेता बने हैं तो लोगों की आशा और बढ़ गई है और लोग आ रहे हैं। मनु भाकर वाली जो बात है अंतिम, उसमें कहूंगा कि देखिए मनु भाकर की ये बात सबसे महत्वपूर्ण है
कि वो मोदी से मिलने नहीं गई हैं, मुझे ऐसा लगता है, अभी तक पता नहीं गई या नहीं गई है, अगर मैं गलत हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। लेकिन अपोजिशन के लीडर के पास जाना, इस समय राहुल गांधी से मिलने के लिए लोगों को बड़ा संभल कर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो महामानव की आंखों में आ गए कि कौन उनसे मिलने जा रहा है, कौन नहीं मिलने जा रहा है, तो मनु भाकर का अगले ओलंपिक में विनेश फोगाट होना भी तय है। आप ये मान के रहिए कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मनु भाकर इसके बाद भी जाती है, सब परिवार जाती है, गुलदस्ता, तो उन्हें गुलदस्ता स्वीकार किया, उन्होंने मिठाई खाई। तो लगता है कि अब मैं कामना कर रहा हूं कि उनके अच्छे दिन बने रहे, अगले ओलंपिक तक खेले, कई ओलंपिक खेले वो। और अब अंतिम बात यह है कि विनेश फोगाट वाला जो मामला है उसको नहीं उठाया जाना, ये बताता है कि इसमें कहीं न कहीं जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस बात की पुष्टि हो गई है, ये सबके सामने है। राजीव जी। जी जी, यहाँ एक बात बस जोड़ना चाहूँगा कि अगले ओलंपिक तक विनेश फोगाट बनाने वाले बने रहेंगे, तब मनु भाकर विनेश फोगाट बन सकती हैं। ये भी एक सवाल तो उठता है। अगला ओलंपिक 4 साल है, अभी 4 साल में बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो 2 सत्र की तस्वीर जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विशेष सत्र और उसके बाद बजट सत्र, इन दोनों को आपने देख लिया। इसके बाद और इस दूसरे बजट सत्र में अगर ये कहा जाए कि हम राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अगर वहाँ कार्रवाई की मांग होगी, महाभियोग की मांग होगी, तो आप समझ सकते हैं कि आगे की तस्वीर क्या हो सकती है। आप कितनी भी क्योंकि 2 साल बाद, अभी 2-2.5 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो चुनाव अभी अभी होना है। 2.5 साल में कुछ नहीं तो मेरा ख्याल है कि 20 सत्र होना है। एक साल में अगर 4 बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन भी ले लें तो 3 ऐसे और मतलब 15 सत्र तो होना ही होना है, 12-15 सत्र। और वैसे में कितना आप यहाँ आसंदी पर बैठकर वो दिखाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि इन लोगों से कैसे डील करना है, मुझे पता है, मुझे आता है। और मैं कई बार उस तस्वीर को विजुअलाइज करने लगता हूं और मैं बोलता भी हूं कि कहीं ऐसी तस्वीर नजर ना आए जिन तस्वीरों को हमने दुनिया के किसी अलग अलग देशों में सदन के अंदर देखी है। वो तस्वीर यहां पैदा ना हो जहां आसंदी तक लोग पहुंच जाएं और वैसी स्थिति हो कि अंदर कुछ भी हो सकता है। और वो सारी चीजें यहां प्रोवोक करते हुए दिखाई देती हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि सदन के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि कल को विपक्ष या ट्रेजरी बेंचेज के बीच में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। अभी तक इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ है। सुनील शुक्ला जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। बहुत गंभीरता से आप सुन रहे हैं और बहुत कुछ विजुअलाइज आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि जो सत्र में चल रहा अभी आपने देखा और जिस बारे में मैं कह रहा हूं, और बहुत गंभीरता के साथ इस पर विचार करने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या चल क्या रहा है सदन के अंदर। ये नया भवन जो है, संसद भवन, कहीं ना कहीं वास्तु का दोष तो नजर आता है। इधर का उधर, उधर का इधर हो गया है। शायद किसी वास्तु वाले को बुलाकर अच्छे से दिखवाना पड़ेगा, शायद नरेंद्र मोदी जी को, या वो जो सेंगोल लगाया है वो सही जगह पे नहीं लगाया है, वही कुछ गड़बड़ कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। और यह गड़बड़ क्या है? यह लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन अगर सड़क पे देखें तो अब चूंकि 4 राज्यों के चुनाव तय हैं, घोषणा हो जाएगी कुछ दिनों में, और वैसे में सड़क और संसद दोनों के तालमेल पर जरा चर्चा को आगे बढ़ाइए। और उसमें मनीष सिसोदिया का कितना बड़ा तड़का है यहां पे, और जो बातें अभी कही गई उसमें ईडी, सीबीआई सब लपेटे में हैं। यह भी बहुत मजबूती के साथ नहीं, और उसके अलावा ट्रायल कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, और साफ साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिकाएं बढ़ती जा रही हैं। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जमानत देना बंद कर दिया है, यह कहा गया है आज जब जमानत दी गई है तो। और ये बहुत ही घातक है इस लोकतंत्र के लिए और खासकर अदालतों के लिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज। सुनील जी। जी, ये सही है। जो कुछ भी सदन में हो रहा है वो शोभनीय नहीं है, बहुत मर्यादाजनक नहीं है। सदन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सदन सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं है, सदन उन सभी लोगों का है जो उसके सदस्य हैं। सदन सभापति जी का नहीं है, सदन उपसभापति जी का नहीं है, सभी लोगों का है जो सदन के सदस्य हैं और वहां उपस्थित है। इसलिए कोई ये मान के चले कि वो कोई उसका
मालिक बन गया है, यह संभव नहीं है। निश्चित रूप से विपक्ष को सभापति या अध्यक्ष या उपसभापति या चेयर पर बैठे हुए लोगों से संरक्षण की अपेक्षा की जाती है कि वो संरक्षण मिलेगा। हो सत्तारूढ़ दल को संरक्षण देने के लिए की उम्मीद नहीं की जाती कि आप सत्ता के पक्ष में खड़े हो जाएं, क्योंकि सत्ता तो सत्ता है ही है। जिस तरीके से कल उप सभापति जी का संबोधित कर रहे थे वो डेरेक ओब्रायन को, टीएमसी नेता को, आज जो स्थिति थी जया बच्चन के साथ, और सबसे बड़ा चीज यह है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसा एक वरिष्ठतम, इस देश का वरिष्ठतम राजनीतिक और इस देश के सबसे प्राचीन पार्टी का अध्यक्ष, अगर वो ये कहता है कि इन स्थितियों में जीना नहीं चाहता मैं जीना नहीं चाहता, यह वाक्य सामान्य वाक्य है। ये वाक्य मैंने लोगों को विचलित नहीं करता, आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित नहीं करता। इस देश की जनता जब विपक्ष के नेता के इस वाक्य को जब सुनी है तो उसके ऊपर क्या बीती होगी, किस तरह का माहौल बना दिया है आप लोगों ने। निश्चित रूप से मैं सभापति के प्रति भी सदस्यों से इस तरह के व्यवहार की हम लोग उम्मीद नहीं करते, लेकिन कोई भी आलोचना से ऊपर नहीं है, चाहे सभापति जी हो, चाहे उपसभापति जी हो, चाहे कोई सदस्य हो, चाहे सदन के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, सबकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि सदन के सभापति, सदन के अध्यक्ष या चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति लोगों के बीच में एक मर्यादा कायम रखेगा, उनके प्रति लोगों का विश्वास बना रहेगा। अगर सभापति और उपसभापति के प्रति विश्वास नहीं है तो किस बात के लिए आप चेयर पे हैं? अगर सदस्यों के बीच में आपके प्रति इस कदर नाराजगी हो जाए कि लोग माफी की मांग करने लगे, तो फिर तो अगर सभापति जी ने कल क्या किया था, किस तरह का आचरण सदस्यों का है कि वो उठ के चले गए, उन्होंने एक तरह से अपने आसन से उठ के चले गए थे और वो अपने आप को बहुत घायल महसूस कर रहे थे, उनको बहुत चोट पहुंची थी। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप सदस्यों के आचरण से आप अपने आप को घायल महसूस करते हैं तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि सदस्यों के ऊपर किस तरह की स्थिति बन रही है। क्या आप नहीं सोचेंगे? सरकार भी स्थिति नहीं चाहेगी। अगर मान लीजिए कि जो बात कही जा रही है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात या महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात, तो इनका बचाव तो सरकार को ही करना होगा, ये तो अपना बचाव कर नहीं सकते। तो क्या सरकार वो स्थितियां पैदा होने देना चाहेगी? सरकार के लिए अगर आप इस तरह की अपरिस्थितियां पैदा कर देते हैं तो क्या सरकार इस तरह के व्यवहार का अपने पक्ष में मानेगी? उसके लिए तो अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। वह किसी तरह से लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अपना अन्य पार्टियों का जन समर्थन हासिल करके अपनी सरकार चलाना चाहती है। ऐसे में आप ये हालात पैदा हो जाए कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग आने लगेगा तो सरकार की स्थिति क्या बनेगी? सरकार कैसे बचाव कर पाएगी? और तथ्य है कि आज तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है। तमाम दल जो सरकार को पिछले सत्रों में समर्थन देते रहे हैं वो इंडिया दल समूह के साथ खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी यह जो बेचैनी है सभापति जी की, ये कहीं से उचित नहीं है और यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं परंपराओं के अनुकूल भी नहीं है। पूरी दुनिया देखती है ये क्या सदन में क्या चल रहा। गंभीरता की और बहुत ही इस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जाती है सभापति के साथ कि किसी की भी मर्यादा भंग हो, सदन में उपस्थित सदस्यों की जो प्रतिष्ठा है वो बची रहे। कोई भी सदस्य अपनी प्रतिष्ठा के प्रति उसको ये क्यों महसूस हो कि उसके लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया? कैसे कोई कर सकता है? अगर कोई सदस्य दूसरे के खिलाफ उपयोग करे तो सभापति से असंधि में बैठे हुए लोगों से उम्मीद की जाती है। जया बच्चन बहुत पुरानी सदस्य है और अगर यह सभापति जी के स्तर से कहा जाए कि आई डोंट केयर, ये अच्छा नहीं लगता यह बात। और उनके सभापति जी के पास एक व्यापक अनुभव है, उनका भी संसदीय अनुभव बहुत है। लेकिन अगर एलओपी को नहीं सुना जाएगा, विपक्ष के नेता की बात नहीं सुनी जाएगी, विपक्ष के नेता का माइक ऑफ कर दिया जाएगा, उनके प्रति अभद्र टिप्पणियां की जाएंगी, यह तो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है।
तो रही बात कि इन गतिविधियों का असर सड़क पर बहुत अच्छा खासा पड़ेगा। अब इसलिए पड़ेगा कि विपक्ष वह विपक्ष नहीं है जिस विपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तरह का अविश्वासपूर्ण माहौल बना लिया था। आज विपक्ष के पास व्यापक जनादेश है, मजबूत जनादेश है। विपक्ष को लेकर के जनता भी चाहती है कि उसके सदन में, संसद में एक मजबूत उपस्थिति हो और उसकी बात मजबूती के साथ रखा जाए। जनता विपक्ष से, जनता के बीच में विपक्ष क्या स्थिति है उसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है, जिसका आपने उल्लेख भी किया कि तमाम वर्गों के लोग विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष विपक्ष के नेता से मिलने के लिए आ रहे हैं। मनु भाकर को सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था। मनु भाकर स्वदेश में आकर के सबसे पहले सोनिया गांधी से मिलने चली गई। यह बताता है कि विपक्ष के नेताओं की लोगों के बीच में किस तरह की प्रतिष्ठा बढ़ी है, या इन नेताओं को आम जनता, चाहे वो चाइल्ड राइट्स के लोग हों या किसानों का प्रतिनिधिमंडल हो या वो लोको पायलट्स के प्रतिनिधिमंडल हो, अगर वो मिलने के लिए आते हैं और राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, या ऐसे ही घटनाएं वो बैरोमीटर होती हैं जो बताती हैं कि इन नेताओं के प्रति, विपक्ष के नेताओं के प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज मनु भाकर का और राहुल गांधी का देखिए, किस उत्साह और किस मतलब एक मन प्रसन्नता के साथ मनु भाकर राहुल गांधी से मिलती है, और राहुल गांधी ने किस आदर पूर्वक इस देश के खिलाड़ी का सम्मान किया अपने संसद के कक्ष में। ये जो गतिविधियां पब्लिक से कनेक्ट, लोगों से कनेक्ट, लोगों का राहुल गांधी से मिलना, लोगों की समस्याओं को लेकर के एक बहुत ही व्यवस्थित, आक्रामक, तार्किक तरीके से चीजों को सदन के बीच में उठाना, यह बीजेपी सरकार के लिए बेचैनी की वजह है। यह इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा सड़कों पर, और इसका असर सड़कों पर दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा। हम भले हम और आपको ये आंदोलन न देख रहे हो, लेकिन लोगों का विश्वास विपक्ष के प्रति बढ़ता चला जा रहा है। लोग अपनी बात विपक्ष के नेता से कहना चाहते हैं, विपक्ष के नेता से मिलना चाहते हैं, और मिल करके उनको लगता है कि उनकी बात का कोई ना कोई समाधान निकलेगा। यह चीजें सरकार के साथ होती है। लोग मंत्रियों से मिलते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों से मिलने की कोशिश करते हैं कि वो मंत्रियों के पास उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वो मंत्रियों से भी विपक्ष के नेता के माध्यम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो विपक्ष का जनता के प्रति बढ़ता हुआ, जनता के मन में बढ़ता हुआ विश्वास है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी का बड़ा सबब है। और इसके इन स्थितियों का मूल्यांकन, इन स्थितियों का परीक्षण अभी इसी साल जो 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होंगे उससे बात सबके सामने आ जाएगी कि लोग विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता का स्तर क्या है, सरकार से लोग कितने नाउम्मीद हुए हैं और विपक्ष से किस तरह से उनकी आशाएं बधी हैं। जो आपने बात कही मनीष सिसोदिया की, मैंने अपने पहले वक्तव्य में ही कहा था, मनीष सिसोदिया के जमानत मिलने, जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, ये दोनों ऐसे कारण हैं, ऐसे तथ्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार के खिलाफ, विपक्ष भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष के खिलाफ बनाया जा रहा नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। बल्कि यह नैरेटिव बनने लगा है कि यह सरकार विपक्ष का उत्पीड़न करना चाहती है, यह सरकार उन लोगों का उत्पीड़न करना चाहती है जो सरकार से सहमत नहीं है, यह सरकार उन विपक्षी दलों का कामकाज बंद करना चाहती है, उनकी राजनीतिक गतिविधियां बंद करना चाहती है जो सरकार के साथ सुर में सुर मिलाने के लिए तैयार नहीं है। करप्शन से लड़ने का या विपक्षियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने का जो बीजेपी का नैरेटिव है वो पूरी तरह से कमजोर हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो यह कहा करती है, उनके नेता जो यह कहते हैं कि आखिर इन नेताओं को न्यायालयों से जमानत क्यों नहीं मिल जाती अगर इनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं है, तो उस नैरेटिव को भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने खत्म कर दिया, जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट ये दोनों सेफ गेम प्ले कर रहा है। यह वक्तव्य भी अपने आप में उस नैरेटिव को भी खारिज करता है, लोगों के उस बीजेपी के द्वारा बनाया जा रहा है उस विमर्श को भी खारिज करता है, जिसमें ये कहते हैं कि अगर इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है तो न्यायालयों से इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। जमानत क्यों नहीं मिल रही है ये सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया। तो पूरा का पूरा प्रकरण ऐसा है कि इन नेताओं के बाहर आने, लोगों का राहुल गांधी से मिलने, दोनों सदनों में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच में एक टकराव की स्थिति, सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के लोगों के मन में अविश्वास का माहौल, ये जो राजनीतिक माहौल बन रहा है ये सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
क्योंकि जितनी ये चीजें विकृत होंगी, चाहे राज्यसभा में अगर विकृत, तो अगर महाभियोग आ जाएगा तो होगा क्या सरकार बचाव करने की स्थिति में है? और जो बातें सामने आएंगी, क्या उसका बचाव कर पाएगी सरकार? इन स्थितियों से बचा जाना चाहिए। ये संसदीय गरिमा के भी अनुकूल नहीं है और यह संसदीय गरिमा, सदन गरिमा के भी अनुकूल नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सदन की गरिमा हो या संसदीय गरिमा हो, उसके अनुकूल नज़र नहीं आता है ये व्यवहार। लेकिन दूसरी तरफ बहुत कुछ सड़क पे हमें देखने को मिलेगा। और आज मनीष सिसोदिया का बाहर आना, इसके क्या मायने हैं, जरा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी। मनीष सिसोदिया की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आना, और लेकिन जमानत मिलती है, जमानत मिल गई, लेकिन जमानत पर जो टिप्पणी है, इसका प्रभाव क्या आने वाले दूसरे जो इसी पर जो केस, जैसे अरविंद केजरीवाल का मामला है या और भी कई सारे मामले हैं, उस पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि 2019 से 24 तक जो सरकार चली और जिस तरीके से चुनाव हुए, एजेंसियों का बेतहाशा दुरुपयोग, और हालत ये हो गई कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, सीबीआई पकड़ गई उनको। तो ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। एजेंसियां एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट की तरह काम करने लगी, पुलिस भी और एजेंसियां भी। इसका बहुत असर जनता के बीच में गया है। अगर ये इसका असर नहीं जाता तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव के पहले अकाउंट सील कर दिया, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, तमाम नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई के छापे पड़ते रहे, उसके बाद भी सरकार कामयाब नहीं हुई। जनता ने इनकी मेजॉरिटी खींच ली, सरकार जैसे जैसे चल रही है। तो मनीष सिसोदिया का बाहर आना एक बड़े प्रोजेक्ट की विफलता है बीजेपी की। बीजेपी ये चाह रही थी कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों को जेल में रखें फरवरी 2025 तक, और चुनाव इनके एब्सेंस में हो, और किसी तरह के दिल्ली को पे कब्जा करें। दिल्ली इनके लिए एक, आप ये समझिए कि एक आंख की किरकिरी है कि वहाँ प्रधानमंत्री बैठता है, वहाँ पे पूरी बीजेपी के हेडक्वार्टर है, आरएसएस की सबसे ज्यादा प्रेजेंस दिल्ली में ही है, नागपुर में नहीं है। यहाँ गली गली आरएसएस है। पन्ना प्रमुख जिसको कहते हैं लोग, वो पन्ना प्रमुख कहाँ चला जाता है दिल्ली के चुनाव होते हैं तो दिल्ली के चुनाव को बीजेपी ने प्रतिष्ठा का चिन्ह बनाया हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिक्स का राजनीतिक जवाब नहीं है इनके पास जी। ये जनता को कोई सुविधाएं देना नहीं चाहते, ये प्राइवेट नर्सिंग होम बढ़ाना चाहते हैं, ये प्राइवेट स्कूलों के हिमायती हैं, ये सरकारी स्कूलों में की क्वालिटी बढ़ाना नहीं चाहते। ये उद्योगपतियों की सरकार है राजनीति, तो इसलिए इनके पास राजनीतिक जवाब आम आदमी पार्टी का नहीं है। तो एक प्रोजेक्ट चला कि इनको ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए अंदर रखो। अब ये जो हुआ है कि ईडी और सीबीआई के जरिए अंदर रखने का जो मामला पूरा जी, ये प्रोजेक्ट अब विफल होता दिखाई दे रहा है। मनीष सिसोदिया अब बाहर आ गए, जल्दी दोबारा शपथ भी ले लेंगे उम्मीद है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो, जिसको कहें कि शोकेस प्रोग्राम है, जिसको बोलते हैं, वो मनीष सिसोदिया ने ही इम्प्लीमेंट किया था स्कूलों का जी, और जो अच्छा चलता है। तो इसलिए अब यहाँ से बीजेपी को राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी दिल्ली में। अब बीजेपी के पास दिल्ली में कोई नेता नहीं बचे हैं। कभी हुआ करते थे मदन लाल खुराना या कोई बड़े नेता, साहब सिंह वर्मा, अब नहीं है दिल्ली के नेता। और दिल्ली में आप समझिए कि जिसने जो युवा इस वक्त 30 साल का है, उसने दिल्ली में बीजेपी की सरकार ही नहीं देखी। बिल्कुल। तो 15 साल शीला दीक्षित रही है, तीसरा टर्म इनका है। तो दिल्ली के लोगों को तो किसी और सरकार की, बीजेपी की सरकार की याद नहीं है।
दूसरा कि ये जो पार्लियामेंट का सत्र राजीव जी खत्म हुआ है जी बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इस पार्लियामेंट के सत्र का आउटकम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है जब वो स्पीकर के साथ राहुल गांधी के साथ बैठे हुए हैं। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है कि इस सत्र में क्या हुआ है। उनका पूरा ब्रांड, जो इसको कहते हैं ब्रांड मोदी, उसकी धुलाई हो चुकी, पूरा रंग उतर गया। जी राहुल गांधी ने बजट की स्पीच में जो बजट का हलवा दिखाया, वो सामाजिक न्याय की पूरे इनके नैरेटिव को छेद कर दिया उसने। और बजट का किसी ने भी, यानी जिनके लिए बजट दिया गया, उन्होंने भी बहुत तारीफ नहीं की। वो आंध्र प्रदेश और बिहार, और उस आंध्र प्रदेश और बिहार के को स्पेशल स्टेटस देने के चक्कर में, रियायतें देने के चक्कर में, पैकेज देने के चक्कर में आपने पूरे बजट को जो है किसी वर्ग को आप संतुष्ट नहीं कर पाए। तो एक तो बजट, और दूसरा लोकसभा में जो ऐतिहासिक है, यहाँ से नीचे का ढलान शुरू होती है कि सरकार कल हारते हारते बची है। जी वो जो पर्ची आई है और पर्ची के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, वो पर्ची बहुत दबाव में आई है, और अगर कल वोटिंग हो जाती तो कल सरकार हार जाती लोकसभा में। नैतिक रूप से इनका कल ही बहुमत नहीं रहा, और सेलेक्ट कमेटी को नहीं गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया, जिसके पास ज्यादा अधिकार होते हैं। तो ये सब कहीं से स्क्रिप्ट आई और स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ा। ये दिखा रहा है कि सरकार जो है कितनी कमज़ोर है, और सरकार बहुत फ्रेजाइल है, और बहुत लंबी इसकी उम्र नहीं देखी जा सकती है। दूसरा, राज्यसभा में जो हुआ, महाभियोग आएगा। अगर ये विपक्ष लाता महाभियोग तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होगा सरकार का, खासकर जगदीप धनखड़ का। देखिए, अगर आपको राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करनी है, उसकी लॉबिंग करनी है, आप करें, बिल्कुल करें, बाहर करें, घर से करें, अपने दूसरे तरीकों से करें, लेकिन वहाँ बैठकर नंबर बनाने से राष्ट्रपति पद की लॉबिंग करना ठीक लगता नहीं है। तो और जो राहुल गांधी से तमाम लोग आके मिल रहे हैं, देखिए, मुझको पार्लियामेंट के सत्र की याद है पिछले प्रधानमंत्रियों की। प्रधानमंत्री से मिलने तमाम सारे डेलीगेशन रोज आते थे। कई तो एमपी ही, विपक्ष के एमपी भी लेकर आते थे, प्रधानमंत्री से मिलवाना है, और प्रधानमंत्री मिलते थे। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी से कोई मिलना नहीं चाह रहा। जी, नरेंद्र मोदी से मिलने कोई डेलीगेशन नहीं आता है। सबसे मिलने आते थे, वाजपेयी जी से, देवगौड़ा से, मनमोहन सिंह से, सबसे मिलने लोग आते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने कोई नहीं आता है। लोगों से संवाद प्रधानमंत्री मोदी का हट गया है, खत्म हो चुका है। संवाद अब राहुल गांधी से है, और डर भी निकल गया। मनु भाकर जिस तरीके से आए, इसका मतलब डर निकल गया। तो इस सत्र में प्रधानमंत्री का कद काफी कम होके बाहर आया है, और अब इंतजार है कि कुछ ही दिन बचे हैं, एक सप्ताह बचा है कि लाल किले से वो क्या बोलते हैं, और उसकी भी भविष्यवाणी आसानी से की जा सकती है कि क्या बोलेंगे राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लाल किले पर अभी आज 9 तारीख है, ठीक सप्ताह अभी नहीं बचा, बल्कि 6 दिन बचे हैं 15 अगस्त में, और उस दिन नरेंद्र मोदी को भाषण देना है। पिछली बार उन्होंने कहा था, वादा निभा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगले साल भी मैं ही यहाँ से भाषण दूंगा। वादा उन्होंने निभाया और अब भाषण देने आ रहे हैं, लेकिन क्या भाषण देंगे इसकी उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन ज़रा फिर से आना चाहता हूँ अनिल सिन्हा जी आपके पास, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए दीपक जी के पास जल्दी से आऊँगा। अनिल जी,
क्या संसद के इस सत्र से जो बात यहाँ प्रशांत टंडन जी कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सारी शिक्षा जो है वो सत्ता पक्ष के लिए भी है, बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, और उसके अलावा अलार्म है कि आप अभी भी वक्त है, संभल जाइए। कैसे देखा जाए इसको? नहीं, ये अलार्म उन्होंने, हमको लग रहा है कि इसको सुनना छोड़ चुके हैं, अब इसको अब सुन नहीं पा रहे हैं। जो अलार्म है उसको इग्नोर करने का जो टेंडेंसी है वही इस बार दिखा, क्योंकि आपको पहले ही सचेत हो जाना था। जब स्टार्ट हुआ था सत्र शुरू होने के समय ही आपको ये समझ जाना था कि क्या आपको करना है, लेकिन ये उसको ले नहीं पाए, मतलब उसको समझ नहीं पाए। और चीज़ें हमको लग रहा है कि अब इमेजिनेशन क्या होता है, कई बार आपको फेटीग भी होता है। फेटीग होता है क्या कि आप अपने बार बार आप देखते हैं फिल्म जो फ्लॉप होने लगती है फिल्में, तो उसमें वही कहा जाता है क्या कि एक ही मतलब वो नया कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो अभिनय है वो अभिनय बार बार वो दोहराना चाहते हैं जो, और इसमें एक किसी व्यक्ति को मत लीजिए, मतलब नरेंद्र मोदी जी को, ये वही रोल, मतलब जैसे जगदीप धनखड़ है, उनको लग रहा है क्या कि जो रोल उन्होंने गवर्नर के रूप में बंगाल में निभाया था वही रोल अगर निभाएंगे तो अगली सीढ़ी चढ़ेंगे, जो कह रहे थे कि राष्ट्रपति के लिए ये अब हमको लग रहा है कि ये रोल अब इरेलीवेंट हो गया, अब ये स्क्रिप्ट काम नहीं आने वाली है, नैरेटिव आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, और नई नैरेटिव बनाने की या तो कैपेबिलिटी नहीं है या नहीं तो जिद है कि ये इसी स्क्रिप्ट से काम करेंगे, ऐसे ही अपन अभिनय करेंगे, जिसको देखना हो फिल्म देखो, नहीं देखो। मुझको एक चिंता लगती है जो मैं चाहता हूँ कुछ शेयर करना कि इनका ये हो सकता है कि ये सब कहते सुनते मतलब तानाशाही का जो और भी अघोषित आपातकाल जो आप देख रहे हैं वो ज़्यादा सख्त हो जाए, क्योंकि कहीं दिख नहीं रहा है कि चेंज, मतलब अब जैसे सरकार बचा ली भले ही वक्त के मामले पे, लेकिन रवैया में कोई परिवर्तन, वो एकदम मतलब उनके सामने कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसीलिए उन्होंने कर लिया, लेकिन कर नहीं रहे। जैसे कि अब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, अभी तक बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं हुई, SC ST वाले सांसदों की मीटिंग कर रहे हैं, फलना कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग का कहीं कोई नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि विपक्ष के साथ जो सर्वदलीय बैठक थी बांग्लादेश के मामले में, उसमें भी खुद नहीं आए। तो हमको लग रहा है क्या कि रोल कई बार हो जाता है, आपका बर्डन हो जाता है। आपने कहा कि 15 अगस्त को ये क्या करेंगे भाषण, तो वो बोलेंगे कि मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, मैं आया और आगे भी आता रहूँगा, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। इसके ये जो और जो भी ये डिस्टेबलाइज करना चाहता है विपक्ष, और देश की रक्षा तो मैं ही कर सकता हूँ, मोदी की ही गारंटी है सुरक्षा की, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ वो कर लेंगे, और दुनिया में कैसे डंका बज रहा है, इसी सब टाइप का बोलेंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि आप अपने ही रोल के मतलब स्टीरियोटाइप जिसको आप कहते हैं उसमें फंस गए हैं कि इसी तरह का रोल करना है। अब ये नहीं, मुझको लग रहा है कि एक एनार्की भी मुझको दिख रही है। लास्ट पॉइंट, एनार्की दिख रही है क्या कि कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, धनखड़ अपने स्टाइल में किए जा रहे हैं। उसके बाद अमित शाह का भी देखिए भाव भंगिमा, जैसे पहले वो लग रहा था वैसे ही भाव भंगिमा उनका हर जगह, बॉडी लैंग्वेज, वो जो बॉडी लैंग्वेज की बात हुई है सर्वदलीय बैठक में भी वो बहुत खींचे से बैठे हुए थे, जरा भी मतलब आ गए हो तो बात कर लेते हैं, नहीं तो कौन तुम लोगों से बात करता है। ये जो स्टाइल है ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जया भादुरी ने आज बता दिया, और इसके बाद आप रुकने वाला नहीं है। जो विपक्ष का जो अभियान है और जो प्रतिरोध है वो रुकने वाला नहीं है, ये पक्का होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यहाँ से तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। बाहर इसी दिल्ली NCR में बारिश झमाझम आज हो रही है, और संसद का सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन बरसात जो है वो क्या गुल आगे उसके बाद हम देखेंगे। बरसात के बाद का मौसम जो है वो, और हमारे साथ प्रशांत टंडन जी मौसम विज्ञानी हैं ही, वो बताते रहते हैं कि मौसम का हवा का रुख किधर का है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, ज़रा आपसे समझूं और क्लोजिंग कमेंट, क्या यहाँ से जो 4 राज्यों के चुनाव हैं उस पर भी असर पड़ते हुए देखते हैं आप? संसद का जो ये सत्र खत्म हुआ है और इसमें खासकर बजट सत्र है, बजट एलोकेशन, उसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं। गुजरात को
गुजरात से 2 खिलाड़ी शायद गए हैं ओलंपिक में और 426 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं इस बार खेलो इंडिया के तहत। सबसे मतलब सेकंड पोजीशन पे गुजरात है, फर्स्ट पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तो चलो सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन पंजाब हरियाणा जहां से बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं उनके लिए वही झुंझुना की तरह है। निश्चित रूप से जब कमजोर मतलब कम ताकत के साथ विधानसभा के चुनावों में उतरेगी तो निश्चित रूप से उसका असर जो है हमको देखने में आएगा। अब दिल्ली में ही जैसे उतर आए हैं, मनीष सिसोदिया आ गए हैं, अगर ये नजीर बनता है इनका निर्णय तो हो सकता है कि इसका असर जो है और बहुत सारे लोग जो जेलों में बंद हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिल रही है, उन पर भी, उनके सुनवाई पर भी इसका असर पड़ सकता है। अभी 2-3 दिन पहले जो चीफ जस्टिस साहब है चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक बड़े अखबार को बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है, लगभग 1.5-2 पेज वो इंटरव्यू चला है। उसमें उन्होंने यही बात कही है कि नीचे के जो कोर्ट्स हैं वो सारी की सारी चीजें जो है कुछ करते नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फेंक देते हैं कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट इसका जो है वो फैसला कर ले। तो वो बात जो है सामने आ रही है। जहां तक इसकी बात है कि इन 4 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से उसका असर ऐसे पड़ेगा कि एनडीए में अब कोई बहुत ज्यादा उत्साह बचा हुआ हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। ये किस रूप में जाते हैं ये देखना होगा। और जो भी चारों राज्य हैं, सभी जगह जो है इंडिया जो है वो एक मजबूत तरीके से उतर रहा है। अगली मैं 1-2 बातें और करना चाहता हूं राजीव जी। जैसे आपने कहा कि अगले ओलंपिक तक जो है ये मतलब मनु भाकर का जो विदेशीकरण करने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो बड़ा गनीमत है लोग। और मोदी जी को आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम आपको ये उम्मीद है कि 15 अगस्त को वो ही भाषण देने जा रहे हैं लाल किले से। कम से कम आपने ये नहीं कहा कि पता नहीं कि 15 अगस्त के पहले कौन जाने वाला है। हालांकि मोदी जी का खुद का सपना तो 2047 तक का झंडा फहराने का है और हम चाहते हैं कि भाई ठीक है, अगर उनकी ऐसी इच्छा तो पूरी हो। लेकिन एक गंभीर बात जो मैं कहना चाहता हूं राजीव जी, कि जिस समय इन्होंने धनखड़ साहब ने राज्यसभा में उन पर आरोप लगाया खड़गे साहब पे कि आप अराजकता फैला रहे हैं, देखिए बहुत ही गंभीर आरोप है। हमें इस समय ये बात ऐसे जुड़ती है कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक बहुत पुराना आदेश था जिसमें उसने कहा था कि सरकार की आलोचना करना या जो जन आंदोलन है वो एक तरह से प्रेशर कुकर को फटने से बचाना है। बीच बीच में सीटी जो है वो बजनी चाहिए, वरना प्रेशर कुकर फट जाएगा। मैं पड़ोसी देश की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश में क्या हुआ है, इससे अभी तक लगता है कि यहाँ की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने कोई सबक नहीं लिया। अवामी लीग को 300 सीटों में 250 से ज्यादा सीटें मिली थी। बहुत सारे जो निर्दलीय वहां पे जो जीत कर आए थे उनका भी सपोर्ट था, बहुत बड़ा मैंडेट लेकर आए थे। इसके बावजूद वहां पर क्या हुआ, तो कांग्रेस को ही इसका श्रेय जाता है और राहुल गांधी को ही श्रेय जाता है कि उसी तरह की तमाम स्थिति होने के बाद भी उन्होंने यहाँ के लोगों को अराजक नहीं होने दिया। राहुल गांधी तो सड़क पर थे, उनका अगर एक इशारा होता तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई जो है सड़क पे भी लड़ रहे हैं और संसद के अंदर भी लड़ रहे हैं, लेकिन देखिए उसमें कहीं भी उन्होंने इस चीज को अराजक नहीं होने दिया। तो धनखड़ साहब का ये आरोप लगाना तो निश्चित रूप से उन्हें विचलित कर गया, खड़गे साहब को, हम सबको विचलित करने वाला है कि जिस पार्टी ने देश को अराजकता के मुंह में जाने से अभी बचाया हुआ है। वरना देखिए इस कुकर के अंदर पर्याप्त भाप भरी हुई है। ये अगर सीटी जो बीच बीच में बज रही है वो कांग्रेस के ही कारण बज रही, राहुल गांधी के कारण बज रही, संसद के अंदर बातें उठाई जा रही, इसकी वो बची हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को पड़ोसी देश की ओर देखना चाहिए कि आप थोड़ी सी आलोचना सही है और लोकतांत्रिक तरीके से आप भी सरकार चलाइए और विपक्ष को भी सम्मान दीजिए। ये नहीं कि आप लोग मिलने आते हैं तो आप राहुल गांधी से उन्हें मिलने नहीं देते या आप जया बच्चन के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक तो है लोकतंत्र की ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। और ये अच्छी बात है कि हमारा देश जो है अभी तक अराजक नहीं हुआ है और लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ रहा है। राजीव जी, अभी जो तस्वीर देख रहे थे आप, राहुल गांधी, ये तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी जी को आप देख रहे हैं और राहुल गांधी को देख रहे हैं। दोनों के चेहरे को आप देख लीजिए जरा। हाँ, दोनों के चेहरे को देख के आप समझ सकते हैं कि आने वाले भविष्य की चिंता किसे है और कौन इस वक्त खुश नज़र आ रहा है। और
इससे ज़्यादा आप लोग खुद समझदार हैं। बॉडी लैंग्वेज आज जया भादुरी बता रही थी और उस बॉडी लैंग्वेज को बहुत लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो इन तस्वीरों से आपको साफ समझ में आ रहा है कि देश का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रशांत टंडन जी, अनिल सिन्हा जी, और साथ में 2 और साथी जुड़े थे, प्रेम कुमार जी और सुनील शुक्ला जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत सारे साथी अपनी बात, अपने विचार